बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं। कई परिवार आला तालीम के लिए अपने बच्चों को बड़े शहरों में भेजने पर भी जोर देने लगे हैं। कॉलेज भी करते हैं कई लड़के हैं, कई 12वीं तक भी हैं। वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। पेरेंट्स अगर उनके थोड़े पढ़े लिखे कम है तो वो कम भेजते हैं। अगर बच्चियों को अच्छे वेल क्वालिफाई हैं तो वो भेजते हैं। गर्ल्स कॉलेज में भी हैं, 2 कॉलेज हैं यहाँ पे, दोनों में लड़की हैं। लड़कियां भी हमारे पास काफी हैं और जो यहाँ से पढ़ करके जा रही हैं वो स्कूलों के अंदर भी जा रही हैं। लेकिन कुछ जो है ये है कि मुसलमानों के दरमियान ये है कि बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं तो कुछ लोग 10वीं क्लास के बाद पढ़ाना नहीं चाहते हैं और जो पढ़ाना चाह रहे हैं उनकी बच्चियां जा रही है स्कूल के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है और अच्छे परसेंटेज के हिसाब से जा रहे हैं। रामगढ़ शेखावटी में कई दीनी मदरसे भी संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से कई मदरसे राज्य मदरसा बोर्ड के तहत पंजीकृत हैं, जिसके चलते यहाँ मिड डे मील और कंप्यूटर शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई मदरसों को मॉडल मदरसों में भी क्रमोन्नत किया गया है, जिससे मदरसा शिक्षा में काफी बेहतरी दर्ज की गई है। इन मदरसों में शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद कई बच्चे दूसरे स्कूल और कॉलेजों में भी दाखिले ले रहे हैं। एजुकेशन के हमारे मदरसे में बहुत अच्छे हालात हैं। मदरसा मॉडर्न बना दिया। मदरसा हिंदी, उर्दू, अरबी और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और हमें पहले टीचर भी 6 मिले हैं और उनसे हमारे मदरसे को खूब उन्नति हो रही है। हमारे को कमरे भी मिले हैं। ये मदरसा जो है 10वीं क्लास तक है और सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है। मतलब हिंदी इंग्लिश के लाइन से जो भी एक बच्चा जो है यहाँ से पढ़ करके कॉलेज में जा सकता हो, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई जाती है और बेहतरीन अंदाज पे पढ़ाई हो रही है। मदरसे के अंदर अभी जितनी भी योजनाएं जो लागू की गई उसका फायदा रामगढ़ में जितने भी हैं उनको मिला है। 2 मदरसे हैं यहाँ पर। तो मदरसा आधुनिकीकरण के निर्माण कार्य में 10-10 लाख रुपए राज्य सरकार ने दिए हैं, स्वीकृत किए हैं। और मदरसे के अंदर पैरा टीचर्स है, कंप्यूटर्स है। इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कुछ वर्ष पहले तक यहाँ कोई पीजी कॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से कई बच्चों को तालीम के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा था। कईयों की तो पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी। लेकिन कस्बे के कॉलेज को पीजी कॉलेज की मान्यता मिलने के बाद उच्च शिक्षा के हालात तेजी से बेहतरी की तरफ बढ़ने लगे हैं। उधर गर्ल्स कॉलेज खुलने की वजह से आधुनिक शिक्षा की तरफ मुस्लिम लड़कियों के रुझान में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। अभी यहाँ के बच्चों की, यहाँ की जो ग्रेजुएशन लड़के लड़कियां हैं, वो उन लोगों को पढ़ाई के मामले में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने हमसे भी कहा, धरने वगैरह भी दिए गए और हमने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई बच्चों की ये डिमांड है। तो उन्होंने बोला कि भाई चलो, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, उसके आधार पर ही पीजी कॉलेज का अभी आपने गए बजट में ही हमारे मुख्यमंत्री साहब ने पीजी कॉलेज की घोषणा की थी। उसके तुरंत बाद ही ये शुरू हो गया और अभी इससे काफी बच्चों को लाभ मिल रहा है। यहाँ कई परिवार अपनी बेटियों की शिक्षा पर खासा जोर दे रहे हैं। ये लोग बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी उसी शिद्दत से तालीम हासिल करा रहे हैं, ताकि इनकी बच्चियाँ पढ़ लिख कर समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सके। मैंने अपनी लड़की को दाखिल किया था स्कूल में। तो पहले तो क्या लड़कियां संकोच करती थी, लेकिन अब जैसे पहले स्टार्टिंग से लड़की पढ़ रही है, अभी ये बीए कर रही है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बच्चे की तरह और भी लड़कियां जो है अब आहिस्ता आहिस्ता घर से निकल के पर्दे से बाहर निकल के जो है जा रही है। तो पहले से कंडीशन अच्छी है लड़कियों की और मैं समझता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। कोई बहाना नहीं होना चाहिए बच्चों को। ये तो पढ़ाई कब भी, किसी भी उम्र में कब भी भाई जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो शादी के बाद में या कुछ भी हो, किसी भी वक्त कोई मुश्किल में हो तो पढ़ी लिखी हो तो भाई, अगर बच्ची है पढ़ी लिखी है तो घर में ट्यूशन दे सकती है बच्चों को। अगर मुश्किल वक्त है उसके ऊपर, नहीं रोजी का मसला है, कुछ है, तो भाई वो घर में बच्चों को ट्यूशन भी दे सकती है, तो उससे अच्छा ही है ना। हालांकि आर्थिक तंगी के चलते उच्च शिक्षा हासिल करने के कई लड़कियों के ख्वाब बिखरने और टूटने लगे हैं। ऐसे में ये लड़कियां सरकार से पूरी फीस माफ कराने की मांग कर रही हैं, ताकि आने वाले वक्त में ये भी आला तालीम हासिल कर समाज की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। मैं आगे फ्यूचर में पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने मेरे घर की कंडीशन बहुत ही खराब रही है। मैं कुछ बढ़ना चाहती हूँ फ्यूचर में
और मैं बनकर कुछ करना चाहती हूँ हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, और खासकर तो मुस्लिम समाज के लिए, खासकर हमारी जाति के लिए, क्योंकि हमारी जाति में मैं बहुत ही मुश्किल से पढ़ी हूँ, क्योंकि हमारी जाति में मेरे पढ़ने पर भी सब विरोध उठा रहे और मैं बहुत ही मुश्किल से पढ़ रही हूँ। और मुस्लिम समाज होने के कारण मेरे शायद माता पिता भी मुझे परमिशन नहीं देते हैं, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। शायद ये विश्वास से शायद मैं कुछ परिवर्तन ला सकती हूँ। आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं फ्यूचर में कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की परिस्थिति खराब होने के कारण मैं आगे पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं अभी 12th क्लास में मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पापा तो मजदूरी करते हैं, इस कारण ना फीस भी नहीं भरी जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं नर्स बनूं, लेकिन मेरी इतनी मैं बन नहीं सकती हूँ, और मेरे पापा की इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि मेरे पापा फीस जमा करा सके, और मेरी मम्मी को ऐसा कुछ काम भी नहीं आता है कि मेरी मम्मी कुछ मेरे लिए कर सके। मेरे को तो बहुत शौक है आगे बढ़ाने का, कोई को नर्स बनाने का शौक है, कोई को टीचर बनाने का शौक है। अपन मेरी घर की हालत देख के वैसे मैं यहाँ की फिर भी कोशिश पढ़ रही हूँ, तब मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। जाहिर है मुस्लिम तबके को तालीम, सियासत, रोजगार और जागरूकता पर जोर देना होगा, तभी जाकर इनके हालात जो हैं वो बेहतर हो पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि नई सरकार आप सबके हालात को बेहतर बनाने के लिए जरूर कुछ कड़े कदम उठाएगी। आज के इस एपिसोड को बस यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शहर के साथ और कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी नहीं होंगे कांग्रेस के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार, इंतखाबी मुहिम की संभालेंगे कमान। नाराज बिन्नी पर आम आदमी पार्टी का जवाबी वार, कहा बीजेपी के सुर में बोल रहे हैं बिन्नी। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस सरबराह को दिया इंतबाह, लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की दी हिदायत। मगरबी बंगाल के मालदा जिला अस्पताल में 48 घंटों के अंदर 9 बच्चों की मौत, ठंड को बताया गया बच्चों की मौत की वजह। और इंडोनेशिया के सोलावेसी जजीरे में सैलाब से भारी तबाही, कम से कम 13 अफराद हलाक। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करने जा रही है, और ये फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम मीटिंग में किया गया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में फैसला किया गया कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में पार्टी की चुनाव मुहिम की कमान संभालेंगे। बहरहाल सारी चर्चा के बाद एक आम सहमति बनी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी घोषित किया कि जो अगला चुनाव अभियान है वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होगा। तो एक तरह से भविष्य का नेतृत्व उनके पास है, उसमें सरकार की बात की तो चर्चा की आवश्यकता है नहीं। उस सहमति के आधार पर यह तय हुआ जो कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जब प्रस्ताव आएगा तो उसमें स्वीकार किया जाएगा। लेकिन चूंकि आज कार्य समिति में वो चर्चा हुई है, इसलिए मैं वो एक वाक्य आपको बता रहा हूं जो निष्कर्ष रूप में हमारे प्रस्ताव का हिस्सा कल होने जा रहा है कि कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक घोषणा करती है कि 2014 का चुनाव अभियान श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न होगा। और ये प्रश्न अनावश्यक है
क्योंकि इससे पहले भी कैंपेन कमेटी बनती रही है, उसका अध्यक्ष कोई न कोई होता रहा है। पिछली बार कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं थी। और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बेशतर अरकान ने राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा की पार्टी की जानिब से उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने का जोरदार मुतालबा किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी के मुताबिक सोनिया गांधी ने पार्टी के इंतखाबात से पहले वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करने के उसूल से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उपयुक्त समय पर राहुल गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री सोनिया प्रधानमंत्री नाम की बात उन्होंने आज भी ये कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि उपयुक्त समय पर इन विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। जनार्दन जी, सर ये जो विरोधी है बार बार आप मैदान छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना मैं विरोधियों के अज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी के समय ये प्रश्न नहीं था कि चुनाव के बाद कौन नेता होगा। इंदिरा जी के बाद ये प्रश्न नहीं था। 1977 का चुनाव हारने के बाद भी ये प्रश्न नहीं था और 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। राजीव गांधी जी के जमाने में ये प्रश्न नहीं था। किसी के समय में ये प्रश्न कभी पैदा नहीं हुआ। जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, चुनाव हुआ 2004 का, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था। ये और बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस में ये समस्या नहीं है। जिनके यहाँ ये समस्या हो कि नेता कौन होगा, जहाँ प्रतियोगिता हो, जहाँ प्रतिद्वंद्विता हो, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति द्वेष हो, जहाँ विवाद हो, वो लोग चिंता करें, कांग्रेस की चिंता करें। और अब बात करेंगे एक और पार्टी की। आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी के जरिए पार्टी पर लगाए गए इल्जामात पर पार्टी ने जवाबी हमला किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव का कहना है कि विनोद कुमार बिन्नी जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था गोया वो बीजेपी का तहरीर करदा बयान पढ़ रहे हों। आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने बागियाना तेवर दिखाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बिन्नी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटे बाद आम आदमी पार्टी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इसमें बिन्नी के इल्जामात पर हैरत का इजहार किया गया। आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव ने विनोद कुमार बिन्नी पर बीजेपी के सुर में बोलने का इल्जाम लगाया। योगेंद्र यादव ने बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा कि विनोद कुमार बिन्नी ऐसे बोल रहे थे जैसे वो बीजेपी की लिखी तहरीर पढ़ रहे हों। उन्होंने कहा कि पार्टी पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर विनोद कुमार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उनकी बात सुन के दुख इसलिए भी हुआ कि ऐसा लगा कि वो किसी और की दी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं। हाथ में कागज थे और ये स्पीच, जैसा आप सबको भी लगा होगा, ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे और उसके बाद वो सड़क पे भी उठाते रहे। इससे कबल विनोद कुमार बिन्नी ने यह इल्जाम लगाया था कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। विनोद कुमार ने मजीद ये इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी ने पानी और बिजली के ताल्लुक से अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। इस मंच से मैंने बोला, अरविंद भाई ने बोला, जितने हमारे वक्ता थे उन्होंने बोला, ये बोला 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचेगा। लेकिन बहुत चतुराई से बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर जैसे ही होगा उस पर पूरा पानी उस आदमी को देना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टो, ये दिल्ली की जनता के साथ कहीं ना कहीं शब्दों का खेल है। ये सबसे बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। अरविंद भाई अगर इस सरकार को चलाने में अपने आप को विफल महसूस करते हैं और अपने वादे, दिए हुए वादे पूरे नहीं करते तो उनको तुरंत रिजाइन कर देना। विनोद कुमार ने योगेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जवाब दिया और कहा कि वो पार्टी की नोटिस का जवाब देंगे। आने वाले 10 दिन के अंदर अन्ना जी वाला जन लोकपाल जो दिल्ली में आपने प्रॉमिस किया था 15 दिन के लिए, आज 19 दिन हो गए सरकार बनने के बाद, अगर वो अगले 10 दिन में आप नहीं पारित करेंगे विशेष अधिवेशन बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर, तो हम 27 तारीख से इस आम आदमी पार्टी के खिलाफ जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल के धरने पे बैठे। 39 साल विनोद कुमार बिन्नी दिल्ली के लक्ष्मीनगर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। दिल्ली में रियासती काबीना की तश्कील के मौके पर भी बिन्नी ने बागियाना तेवर दिखाए थे, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी उन्हें समझाने बुझाने में कामयाब हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर केजरीवाल की क़यादत में दिल्ली की आप हुकूमत ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के 2 वजीरों के साथ दिल्ली पुलिस के सलूक के पस मंजर में
वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब वजीरों के साथ पुलिस का ऐसा बर्ताव है तो अवाम के साथ उसके रवैये के बारे में बआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है। केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदारी समझने के लिए कहा। दरअसल गुज़िश्ता रोज वज़ीर कानून सोमनाथ भारती गैर कानूनी कामों की रोकथाम का पता लगाने निकले थे और एक मुकाम पर उन्होंने पुलिस हुक्काम को कार्रवाई करने की हिदायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। हम नहीं सर्च कर सकते, कानून अलाउ नहीं करता, गलत बात है। कानून में विदाउट सर्च वारंट भी सर्च कर सकते हैं अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन राइटिंग। दैट इज यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या किस कारण से आपको बगैर सर्च वारंट का सर्च करना पड़ा। क्या काम है दिल्ली पुलिस का? क्या दिल्ली पुलिस का काम ड्रग रैकेटियर्स को पकड़ना नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस का काम सेक्स रैकेटियर्स को पकड़ना नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस का काम बलात्कारियों को पकड़ना नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस का काम लड़कियों को जलाने वाले सास ससुर को पकड़ना नहीं है? अगर दिल्ली पुलिस उनको नहीं पकड़ती है और अगर मंत्री जाके डिमांड करते हैं कि पकड़ें और दिल्ली पुलिस के लिए हमारे काम के अंदर बाधा डाल रहे हैं, ये काम के अंदर बाधा डालना है तो पूरी दिल्ली उनके काम के अंदर बाधा डालने वाली है। सरहद के दो तरफ दो खवातीन की ट्वीट जंग में फंसे मरकजी वजीर शशि थरूर ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बताया है। अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशहाली के बारे में शशि थरूर और उनकी अहलिया सुनंदा की जानिब से मुश्तरका बयान भी जारी किया गया है। मामला थरूर के ट्विटर अकाउंट के हैक किए जाने से शुरू हुआ। किसी ने थरूर का ट्विटर अकाउंट हैक करके पाकिस्तान की कॉलम निगार मेहर तर्रार को मोहब्बत भरे पैगाम भेज दिए। उधर थरूर की अहलिया सुनंदा ने मेहर तर्रार पर अपने शौहर पर डोरी डालने का इल्जाम लगाते हुए ट्वीट जंग ही छेड़ दी। सुनंदा पुष्कर ने मेहर पर ISI का एजेंट होने का भी इल्जाम लगाया। मेहर ने भी इसका तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मुश्तरका बयान में मीडिया से उनकी प्राइवेसी का एहतराम करने की दरख्वास्त भी की गई है। 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर केस में मुजरिम ठहराए गए शहजाद अहमद की जमानत अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कसूरवार ठहराए जाने और उम्र कैद की सजा दिए जाने के फैसले के खिलाफ उसकी अपील को मंजूर कर लिया। जस्टिस PK भसीन और जस्टिस JR मिद्धा की बेंच ने 25 साल शहजाद की जमानत अर्जी को ठुकरा दिया। शहजाद को 30 जुलाई 2013 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। शहजाद को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर MC शर्मा को 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस के एक फ्लैट पर छापे के दौरान कत्ल करने और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने का कसूरवार ठहराया गया था। पुलिस टीम ने 13 सितंबर को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मुलजिमीन की तलाश में बटला हाउस के इस फ्लैट पर छापा मारा था। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत
श्रेष्ठ भारत। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बाख्तियार वुज़रा ग्रुप इगोम ने इंडियन ऑयल आईओसी में हुकूमत की हिस्सेदारी की ब्लॉक डील के जरिए फरोख्त को मंजूरी दे दी है। हुकूमत आईओसी के 10% शेयर्स ओएनजीसी और ऑयल को फरोख्त करेगी। इस फरोख्त से हुकूमत को 4,800 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए हासिल होंगे। ओएनजीसी और ऑयल आईओसी के शेयर गुज़िश्ता रोज के उस रेट पर 1% डिस्काउंट पर खरीदेंगे जो कि कारोबार बंद होते वक्त होगा। मगरबी बंगाल के मालदा जिला अस्पताल में 48 घंटों के दौरान 9 बच्चों की मौत हो गई है। फौत होने वाले बच्चों में 6 नौमौलूद हैं। मरने वाले बच्चों का ताल्लुक मगरबी बंगाल के दिनाजपुर से है। मालदा मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने बच्चों की अमवात पर दुख का इजहार किया। बच्चों की मौत की वजह शदीद ठंड बताई गई है। डेनमार्क के खातून सैयाह की इस्मतदरी के सिलसिले में गिरफ्तार 2 अफराद को 3 रोज के लिए पुलिस तहवील में दे दिया गया है। बुध के रोज उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुधांशु कौशिक की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिमीन को 7 रोज की तहवील में दिए जाने की मांग की थी। गुज़िश्ता मंगल को पहाड़गंज इलाके में होटल के रास्ते से भटकी 51 साला डेनमार्क की खातून सैयाह की इस्मतदरी की गई थी। मुतासरा खातून ने पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। शिकायत दर्ज करवाने के बाद 51 साला मुतासरा खातून वतन वापस लौट गई थी। उसके हिंदुस्तान दौरे का वो आखिरी रोज था। और आइए नाज़रीन अब नजर डालते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स पर। इक़्तिदार के गलियारों में विजिलेंस कमिश्नर के लिए 1976 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईपीएस अफसर अतुल के नाम की चर्चा है। पंजाब बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश सेठी को इलाहाबाद बैंक का नया सीएमडी बनाया जा रहा है। पावर गैलरी में इस बात पर भी चर्चा है कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन होगा। जानकार जराये के मुताबिक ये तो तय है कि डिप्टी गवर्नर आरबीआई का ही होगा। 5 उम्मीदवार मिसेस जी गोपाला कृष्णन, आर गांधी, पी विजया भास्कर, दीपक मोहंती और बी महापात्रा के इंटरव्यू भी हो चुके हैं। 1979 बैच के ओडिशा कैडर की आईएएस वंदना कुमारी जीना को सेक्रेटरी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की भी इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वंदना के पास ये इजाफी जिम्मेदारी सेक्रेटरी पंकज जैन के छुट्टी से लौटने तक रहेगी। वंदना कुमारी जीना इस वक्त सेक्रेटरी लैंड रिसोर्सेस हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की मदद के नाम पर चाहे जितने दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। मिलियों समाजी तंजीमों की मदद से लोगों को सर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। मुजफ्फरनगर के खामपुर गांव में जमीयत उलेमाए की मदद और गांव के लोगों की कोशिशों से एक कॉलोनी बनकर तैयार हुई है। इस कॉलोनी में तकरीबन 150 खानदानों को आसरा मिला है, लेकिन अपने घरों, खेत खलियान और मवेशी से हाथ धोने वाले इन मुतासरीन के लिए सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए सबसे ज्यादा दुश्वारी का सामना अगर किसी को है तो वो हैं खवातीन और बच्चे, जिनके चेहरों पर ये कर्ब वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मैं ये करते हैं जी, मेहनत बाड़ी करते थे, कोई ये दुकानों पता चद्दर वद्दर लेके बेचते थे। हाँ, अब क्या कर रहे हैं? अब जब यहाँ से अब कुछ नहीं कर रहे जी, मेहनत कर रहा। मेरा तो लड़का यहाँ इनका ये रुआने के तेली उनका लग रहा जी। ये घर दे दिया मैं, बस अपना उनको करो खाओ। तो क्या करती हैं फिर आप काम? अब तो हम तो कुछ नहीं कर रहे जी। तो कैसे खर्चा चल रहा है? बस ये जरा मोरा सा कुछ करना है, जब यहाँ से मेहनत बाड़ी और क्या मजदूरी। हाँ, मजदूरी कर रहे जी। अपने आबाई गांव से दूर दराज इलाके में पनाह लेने वाले ये लोग
पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी करने पर मजबूर हैं। कुछ लोग छोटे मोटे ठेले लगाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। वहाँ पे क्या काम करते थे? तो ये फेरी का काम करते थे जी, कपड़े का। अच्छा, ठीक ठाक चल रहा था मामला? हाँ जी, अच्छा चल रहा था काम जी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप अपनी रोजी रोटी के लिए? कुछ नहीं, आपको मिल गया। हाँ जी। लेकिन अभी रोजी रोटी के लिए क्या रोज आप करते थे? कुछ नहीं जी, बस यही काम कर रहे थे, बस बैठे। क्या काम कर रहे हैं? पान लगा रहे जी, और जो परचून की दुकान छोटी खोल रखी जी, बस उसमें चल रहा है जी। बस परिवार हो जाती है आमदनी, काम चल जाता है? नहीं जी, कहाँ पे चलता है। 150 रुपए बनते हैं, बस उसमें अपना गुजारा कर लेते हैं। बस नफरत की आग ने हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। गमों के बोझ से निढाल ये मुतासरीन नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हालात इनकी पैरों की बेड़ी बने हुए हैं। मेरे पीछे का ये सारा हिस्सा कुछ वक्त पहले तक सिर्फ एक खेत था, लेकिन नवंबर में यहाँ पे मकानों की तामीर का काम शुरू हुआ और अब 4 महीने बाद यहाँ पे 150 ऐसे कुनबे हैं जो इन मकानों में हैं। 150 तकरीबन मकान यहाँ बन चुके हैं जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से, लेकिन ये वो दहशत है जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले अपने गांव, अपने घरों को वापस जाना नहीं चाहते। वो यहीं पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जमीयत उलमा या इस जैसी दूसरी समाजी तंजीमों ने इनकी मदद करके इनको यहाँ मकान तो दे दिया, छत और आसरा तो दे दिया, लेकिन अभी भी ये रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत मशक्कत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ETV न्यूज, खामपुर, मुजफ्फरनगर। खबरें अभी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। चलो बेटा, रास्ते में ATM पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये ATM कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक ATM हुआ करता था। भाई साहब, ATM यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, ATMs, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। वाह से वाह, क्या बात है। मुझे जाना है। ओके अंकल, गांव को क्यों गंदा करते हो? कूड़ादान में डालो ना। चौक गए साहब, ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। ब्रेक के बाद अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज। इंडोनेशिया के सुलावेसी जजीरे में मूसलाधार बारिश के बाद जमीन खिसकने और सैलाब के बायस कम से कम 16 लोग हलाक हो गए हैं, जबकि हजारों लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। हुक्काम ने बताया है कि कई दिनों की बारिश के बाद नदियों के बांध टूट गए और सैलाब के पानी में दर्जनों मकानात और गाड़ियां बह गई हैं। सिंघी जिले में बुध के रोज 2 लाशें मलबे से निकाली गईं, जबकि 11 लाशें सैलाब के पानी में बरामद हुई।
बताया गया है कि रियासत के 5 दूसरे अजला में 1000 से ज्यादा घरों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। तकरीबन 40,000 लोगों ने आरजी पनाहगुज़ीन कैंपों में पनाह ले रखी है। पुलिस और राहत और बचाव अमले को 3 गांवों में फंसे